नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। अब से थोड़ी देर पहले भारत की सरकार ने लॉकडाउन 3.0 अनाउंस कर दिया। अब हमें 17 मई तक लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। भारत के तमाम राज्यों को जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस पाए गए हैं उन्हें रेड जोन, जहाँ सामान्य प्रकृति के पाए गए हैं उनको ऑरेंज जोन, और जहाँ पर कोई मामले नहीं मिले हैं या इक्का दुक्का मामले हैं उनको ग्रीन जोन घोषित किया गया है। कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की पहल केंद्र सरकार ने शुरू करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है। लेकिन जब से पंजाब ने 17 मई तक अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाया था, तब से दूसरे राज्यों पर इस बात का दबाव बढ़ गया था कि जहाँ भी कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं वहाँ पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाए। राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था, लिहाजा भारत सरकार के पास इस बात के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो लॉकडाउन बढ़ाएं। लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प भी भारत के पास इसलिए नहीं है क्योंकि 23 मई को जब हम जनता कर्फ्यू के बाद पहले लॉकडाउन में गए थे, तब भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव के महज 500 केसेस थे। आज जब हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं और लॉकडाउन 3.0 अनाउंस हो चुका है, यानी लॉकडाउन का तीसरा चरण अनाउंस हुआ है, तब हम 35,000 से पार कर चुके हैं। तब मरने वालों की संख्या इक्का दुक्का थी, आज मरने वालों की संख्या तकरीबन 1200 के आसपास पहुंच रही है। 1152 केसेस अब तक मौत के रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी भारत में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हम कोरोना वायरस के मामले में संक्रमित देशों की सूची में 15वें स्थान पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन 1.0, 2.0 के बावजूद, संपूर्ण लॉकडाउन में होने के बावजूद भारत में इस वायरस का संक्रमण बढ़ा है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कितना बढ़ा, कितना घटा, रफ्तार से बढ़ा या नहीं बढ़ा, या बहुत तेज़ी से स्प्रेड होना था, नहीं हुआ, ये एक दूसरी बातें हैं। लेकिन हमें इस सच को स्वीकारना है कि भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, वो हमें संक्रमित कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के पास कितनी पूंजी और कैसी अर्थव्यवस्था है कि हम लॉकडाउन को लंबी अवधि तक सर्वाइव खुद को कर पाएँ। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और फिर भी इस बात को दोहराता हूँ कि कोरोना वायरस के इस विपदा काल में दुनिया भर में 3 तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। विकसित देश कोरोना से दूसरे तरह से लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भूख या बेरोजगारी या आर्थिक मंदी का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर्वाधिक मार अगर इसमें कोई झेल रहे हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन का, तो वो विकासशील देश और गरीब देश हैं, जिनका अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से उन्हें कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। भारत एक विकासशील देश है, हमारी अर्थव्यवस्था $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है और इससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस क्षमता का अमेरिका को हो चुका है। तो भारत को नुकसान कितना बड़ा है? हम जब अपनी सारी आर्थिक गतिविधियों को बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसे में हमारे पास विकल्प के तौर पर क्या है? लॉकडाउन, मेरा ये मानना है कि एक गहरी अंधेरी गुफा है, और ये ऐसी गुफा है कि एक बार अंदर प्रवेश के बाद आप बच तो जाते हैं बाहर जो कुछ चल रहा होता है, लेकिन इस गहरी अंधकार की गुफा से निकलने के लिए आपको बहुत ही अत्यंत बुद्धिमत्ता, आंकड़े, विशेषज्ञों की सलाह और अनुभव, ये बहुत काम आते हैं। अब जब हम लॉकडाउन की गहरी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, पीछे जाने का बहनों भाइयों कोई रास्ता नहीं है, पीछे कुछ नहीं बचा। अब आपने आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं? डेटा, विशेषज्ञों की राय, और ये सब एक रोशनी होती है जो आपको गुफा से पार ले जाती है। तो भारत जैसे विकासशील देशों के पास लॉकडाउन एग्जिट का क्या विकल्प है? हमें क्या तरीके इस्तेमाल करना चाहिए? दुनिया के दूसरे देशों, अमेरिका हो, यूरोप हो और भी एशियन कंट्रीज हो, उन देशों में क्या हो रहा है? वो भी कोरोना से लड़ते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को कैसे संचालित कर रहे हैं? उनके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ सर्वाधिक प्रभावित कौन लोग हैं? मजदूर हैं, किसान हैं, दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास है, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनकी कितने बड़े पैमाने पे जॉब्स चली गई है। आर्थिक नुकसान कितना बड़ा है देश का, इसका डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। अगर होगा तो शायद ये सुनामी जैसा होगा। मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हकीकत का सामना आप सब करें, क्योंकि हमसे एक ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं जो हमें सरकार अकेले नहीं निकाल सकती। एक समाज के रूप में हमें आगे आना पड़ेगा और हम सबको निकलना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि दुनिया की कोई सरकार, कोई देश अकेले कोरोना वायरस से नहीं जीत सकता, समाज जीत सकता है, हम आप जीत सकते हैं। तो हमारे समक्ष विकल्प क्या है कि हम अपने आर्थिक गतिविधियों को कैसे ईज करें,
हम लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हुए आर्थिक गतिविधियों को कैसे चलाएं। दुनिया भर में एक टर्मिनोलॉजी चली हुई है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुनें। दक्षिण कोरिया हो, सिंगापुर हो, यूएई हो, यूरोप के देश हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका के 4-5 राज्य जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुना हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने बिजनेस की ओपन भी कर रखी हैं, फैक्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्री उनकी ओपन है, चल भी रही है। तो हमने अपनी आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा संचालित करना ही पड़ेगा। हम पैनिक मोड में हैं अभी, मैं स्पष्ट मानता हूँ भारत एक पैनिक मोड में है। हमें इस पैनिक मोड से निकलना है और कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा। यह वायरस तब तक नहीं जाने वाला बहनों भाइयों जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। तो हमने क्या करना है, इसके साथ जीना सीखना होगा। तो इसके साथ जीने से सीखने के लिए हमें कुछ रास्ते तय करने पड़ेंगे और हमें न्यू नॉर्मल भी तैयार करना पड़ेगा कि अब न्यू नॉर्मल क्या होगा। कोरोना के साथ जीना सीखने के लिए हम पे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, भारत सरकार ने इस पे काम करना चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, हमें कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन के विकल्प को चुनना चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों से सीखना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज हमेशा सीखनी चाहिए, वो भी तब जब हम विकासशील देश हो, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी हो। हम चाहते हैं आज इस पर एक ओपन डिबेट हो। और आज मैंने आई एम वेरी ब्लेस्ड और मुझे बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप सबके समक्ष आज जो मैं पैनल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, एक समय इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की नौकरशाही चलाई है, सरकारों को चलाया है। ये एक बेहतर लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि हम इस मुसीबत से कैसे निकलें। स्मार्ट कंप्लीट लॉकडाउन से बाहर आने के लिए हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे हम संचालित करें, आम आदमी का जीवन कैसे सामान्य करें, कैसे हम लोगों तक खाना पहुंचाएं, उन तक काम पहुंचाएं। क्योंकि ये अंतहीन प्रक्रिया है। अभी किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये लॉकडाउन से 17 मई जो नई डेट अनाउंस हुई है तब तक कोरोना चला जाएगा। जी नहीं, प्रतिदिन भारत में 2 से 2,500 नए केसेस आते हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आपने कहीं भी अभी जरा भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी पड़ेगी लापरवाही। तो आज की इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ विजय शंकर पांडे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश में एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अनिल गुप्ता जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, 1978 बैच के ऑफिसर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। दीपक सिंघल जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। एसके द्विवेदी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं। तो ये एनसीआर की प्रॉब्लम्स को अच्छे से बताएंगे। अमित पुरी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और केजीएमयू के फॉर्मर एचओडी मेरे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, प्रोफेसर वीके पुरी साहब और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब अपना विशेष समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए कि हमें आखिर भारत में क्या करना चाहिए, तो हमारे पास विकल्प इसके क्या क्या मौजूद हैं। तो विजय शंकर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मैं आपके सजेशन चाहता हूं। आज आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, यानी हम 17 मई तक अभी लॉकडाउन में रहेंगे। पर यह प्रक्रिया अभी कोई खत्म नहीं होने जा रही। आपने देखा होगा नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, पहले जनता कर्फ्यू, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा चरण। ये एक अंतहीन प्रोसेस है और भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष बहुत बड़ा संकट है। आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो मैं वित्त विभाग का उत्तर प्रदेश सरकार का एक डेटा आपको बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी। उत्तर प्रदेश में औसतन 15,000 करोड़ रुपया का रिवेन्यू हर महीने टैक्स कलेक्शन आता है। लास्ट मंथ पांडे जी सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए यूपी को आए, 13,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो आगे हमारे सामने क्या विकल्प पड़े हैं, विजय शंकर जी? देखिए ब्रिजेश जी, जो आपने तथ्य रखे वो एकदम सही है कि इस लॉकडाउन का असर सबसे ज़्यादा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पे पड़ा है। देखिए, जीएसटी के आने के बाद से राज्य सरकारों के पास 2 ही टैक्स के विकल्प बचे हुए थे। एक था एक्साइज जो शराब की बिक्री से होता है, दूसरा पेट्रोल और डीजल पर जो उनसे मिलता है उनको जीएसटी जो अभी उनका चलता है, टैक्स चलता है। ये दोनों लगभग शून्य हो गए हैं क्योंकि शराबों की दुकानें बंद हैं और डीजल पेट्रोल बिकना बंद हो गया। तो राज्य सरकारों के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। और अगर
इसमें केंद्र सरकार ने जल्दी मदद न की तो राज्य सरकारों की वित्तीय हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इस लॉकडाउन से निकलने के लिए सबसे पहले राज्य सरकारों के वित्तीय स्थिति की ओर केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। ध्यान ही नहीं देना होगा, इन्हें सीधे सीधे पैसे देने होंगे, आर्थिक मदद देनी होगी, एडवांस उनको देना होगा, और जो भी लॉस हुआ है लॉकडाउन के कारण टैक्सेशन का, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसमें कोई जिसे कहते हैं इफ और बट या प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अप्रत्याशित स्थिति है जिसमें उनके पास कोई और चारा नहीं है। देखिए, राज्य सरकारें नोट छाप नहीं सकती, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहें, पहला। दूसरा, देखिए, जो आपने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि हमारे सामने कई देशों के विकल्प सामने मौजूद हैं, लेकिन ब्रजेश जी, हम लोगों को अपने देश की स्थिति को देखते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। करेक्ट जी। हमारे देश का जो बहुत बड़ा भाग जो है वो करीब 40 से 50 करोड़ लोग जो हैं वो स्वतः रोजगार वाले हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। देखिए, 1 महीने तो इन्होंने किसी तरह काम चला लिया, लेकिन अब मेरे विचार से इनके पास वो ऐसी स्थिति नहीं बची है कि अब वो आगे मामले को खींच पाएं। और देखिए, जहाँ तक सरकारों द्वारा दी जाने वाली राहत का वो है, वो नहीं पहुँच सकता। हम लोगों को अपनी व्यवस्था को अच्छी तरह जानना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने जो भी अनुभव अपने जीवन काल में प्रशासनिक उसमें देखा है, ये संभव नहीं है हमारे देश की वर्तमान स्थिति में कि हम 50 करोड़ लोगों को ढूंढकर उनके खातों में पैसा डाल सके। नहीं हो सकता ये। इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तुरंत जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। देखिए ब्रजेश जी, हम जैसा आपने कहा, हम लोग कोरोना वायरस के साथ सारी दुनिया जिएगी। हम लोग प्लेग के साथ भी जिए हैं, हम लोग टीबी के साथ भी जी रहे हैं, हम लोग मलेरिया के साथ भी जी रहे हैं, हम लोग इस तरह की तमाम बीमारियों से, डायरिया के साथ भी जी रहे हैं, हम लोग कोरोना वायरस के साथ भी जिएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा इस बात पे ध्यान दिलाता हूं कि कोरोना वायरस हमारे देश के लिए घातक नहीं है, इस तथ्य को मान लेना चाहिए। बट सर, हम लोग 130 करोड़ लोगों में हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों या लॉकडाउन को लेकर हमें अपने विकल्प बदलने पड़ेंगे, और भारत सरकार ने भी नीतियां बदलनी पड़ेंगी सर। मिश्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक सुझाव के रूप में कि केंद्र सरकार को अब तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से शुरू कर। देखिए, अभी जो इन्होंने निर्देश जारी किए हैं मिश्रा जी, आप इससे ज्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। मैंने जो पूरा इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा कंफ्यूजन है कि इससे कुछ ज्यादा काम बनने वाला नहीं है। 50 क्लैरिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन, पीछे से 10 रिवाइज्ड। ब्रजेश जी, एकदम मिश्रा जी, रिस्ट्रिक्शन इतने हैं कि उससे कुछ नहीं बनना। देखिए, सबसे पहला आप कोरोना का भय दूर करिए, और इस भय को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को कहना पड़ेगा साफ तौर पे कि देखिए, कोरोना वायरस हमारे देश पे ज्यादा गंभीर नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम हाइजीन मेंटेन करें, अनिल गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के आईडीसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, व्यवस्था वो करें, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रह चुके हैं। 1978 बैच के ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश की कई सरकारों को चलाने का उनके पास बड़ा अच्छा अनुभव है। बहुत स्वागत आपका गुप्ता जी इस कार्यक्रम में। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे मुल्क जब लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं, अपने यहाँ से लॉकडाउन एग्जिट की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश या उत्तर प्रदेश जैसे विकासशील राज्यों के पास क्या विकल्प हैं और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय सोच है, अमेरिका में अब वो केसेस के ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा पहले 5 दिन में डबल था, फिर 7 हो गया, अब वो 12 हो गया। ग्रोथ रेट क्या होता है? 1 दिन में डबल तो 10 दिन में 1000% हो जाए। ग्रोथ रेट की बात नहीं है। ग्रोथ रेट का जो सिस्टम बना था, ये न्यूयॉर्क के गवर्नर थे मिस्टर क्यूमो, उन्होंने चलाया था। वो केवल मदद करता है प्रशासन को और डॉक्टर्स को कि प्लानिंग करने में कितना बेड्स उनको ज़रूरत होगी, हॉस्पिटल में लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स क्या क्या करने होंगे, उसकी अपनी एक यूटिलिटी है। लेकिन ग्रोथ रेट से आप इसलिए नहीं कर सकते, जब ये केसेस 50,000 हो जाएं, 40,000 हो जाएं, तो अगले कुछ दिनों में 12 दिन में वो 1 लाख नहीं होंगे। तो ग्रोथ रेट से हम लोग जज ना करें कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात,
मेन चीज इसमें यह है कोरोना वायरस के टैकल करने में टेस्टिंग। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं 2 फिगर देना चाहूंगा। भारतवर्ष में जो टेस्टिंग है प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पे करीब 700 है। अमेरिका की वो है 19,311। और अगर न्यूयॉर्क सिटी लें, न्यूयॉर्क जहां पर आप कहर सा आ रहा है, वहां पर 45,908 लोगों की टेस्टिंग होती है प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पे। हमारे यहाँ का जो परसेंटेज है वो 700 है 10 लाख पे। तो अब आप समझ सकते हैं कितना फर्क है। अब क्या होगा कि हमारे यहाँ जब नए कोरोना वायरस का विस्तार होगा, नए एरियाज में ये फैलेगा, उसको 24 दिन, 21 दिन और कहीं कहीं 28 दिन लगेगा कि वो केसेस सामने आएंगे। लेकिन विस्तार बहुत शीघ्रता से होने की संभावना है। उसके कई कारण हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट भी है, माइग्रेंट लेबर भी हैं, और लोग भी आ रहे हैं, और एसिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं, जिसके कोई लक्षण नहीं है, ऐसे भी लोग बहुत घूम रहे हैं जिनसे ये बढ़ेगा। अब बात आ जाती है एग्जिट पॉलिसी पे। एग्जिट पॉलिसी की बात यह है, देखिए मेरा अपना मानना है, इसमें एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, चाहे वो लोगों ने उसको कुछ क्रिटिसाइज भी किया हो कि ताली बजाना था, दिया जलाना था। एक लोगों में एक सॉलिडेरिटी की फीलिंग आई थी कि हाँ हम सब एक हैं। उस सॉलिडेरिटी की फीलिंग को आगे बढ़ा के हमें एक दूसरे से ट्रस्ट बढ़ानी है। जो सरकारी विभाग हैं वो भी एक दूसरे से ट्रस्ट बढ़ाएं। अभी इनकम टैक्स कुछ ऑफिसर्स ने किया कि इनकम टैक्स 40% कर दिया जाए, वेल्थ टैक्स को फिर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उसका खंडन हो गया और ये सब बात मतलब काट दी गई एक स्तर पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय सबको लड़ना है और वही स्ट्रेटेजी अपनानी है पूरे विश्व को, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। मेरा ये भी मानना है, मेरी निजी धारणा है कि स्टेट्स जो हैं इस समय फायदा उठाएं। चाइना से बहुत सी कंपनीज बाहर जा रही हैं। तमिलनाडु ने इसमें एक पहल की है। हम उत्तर प्रदेश को भी करना चाहिए कि वो कंपनीज हमारे यहाँ आए, वो कंपनीज हमारे यहाँ लगे, लॉन्ग टर्म उसके फायदे होंगे। तीसरा ये है, जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोन है, जो ऋण इस समय है, मिनिमम रेट पे उपलब्ध है। स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको एक सुविधा को अवेल करना चाहिए कि अब पैसा केंद्र भी एक सीमा तक ही दे सकता है। कितना देगा? जितनी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा 3 ट्रिलियन का एड अमेरिका सरकार अपने लोगों को दे चुकी है, सब मिला के $3 ट्रिलियन। तो हम उससे कंपेयर ना करें, ये देखें कि विभिन्न स्रोतों से, और जैसा अभी पांडे जी ने कहा था, मैं पूर्णतः सहमत हूं, एक ग्रेडेड वे में आर्थिक एक्टिविटी भी स्टार्ट होनी चाहिए और उससे हम, और आज के लॉकडाउन का जो आदेश निकला है थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है। उत्तर प्रदेश सरकार के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ नोएडा से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका दीपक सिंघल जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जो बड़े पैमाने लॉकडाउन 3.0 अनाउंस हो गया है सर, और जो हालात हैं पूरे देश के, आपको बेहतर पता है कि परिस्थितियां क्या हैं। हमारे समक्ष अब बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, गांव में मजदूर पहुंच रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम एक कृषि आधारित देश हैं, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रीज और दूसरे विकल्पों का बहुत अभाव है। आप अपने अनुभव से क्या साझा करना चाहेंगे कि हम लॉकडाउन से एग्जिट होने के लिए हमें किन पॉलिसीज़ पे जाना चाहिए और हमें क्या विकल्प चुनना चाहिए? आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दो बातें तो दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आपके समझ कई बार आ चुका हूं कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जितनी डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी उसके हिसाब से उतनी व्यवस्था अच्छी चलेगी। स्थानीय समस्या को स्थानीय तरीके से, और कोविड बजट का अलग तरह से सरकारों द्वारा निर्धारण, जिसमें अभी कोई विशेष पहल मुझे दिखती नहीं है, बातें सब कर रहे हैं। मैंने आज नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मेरे पास फोन आया कि बोला कि साहब 11,000 इंडस्ट्री के लोगों की आंखें पतरा गई हैं ऊपर आसमान की तरफ देखते देखते, क्योंकि सब टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट चल रही है कि साहब अब मिलने वाला है और तब मिलने वाला है और ये रिलीफ मिलने वाला है, वो रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सिर्फ हम राशन बांट के या जो फायर फाइटिंग करने के बाद जो जनरल अर्थव्यवस्था जिसमें कि 40-50% जनता 60% जनता जुटी हुई है, वो उसके साथ अगर हम नहीं कोई पैकेज देंगे तो उसके बाद कठिनाइयां पैदा होनी स्वाभाविक हैं।
दूसरी, जहां तक अपने नीतिगत प्रश्न उठाई, मैंने ये मुद्दा, और हम इस पे कुछ हम लोग का भी वर्क भी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स वर्क के, कि क्या गांधी जी ने कहा था स्वराज, चलो गांव की ओर, क्या ये संभव नहीं है कि हम ब्लॉक को एक इकाई बनाएं? यूपी में एक 800 ब्लॉक का पूरा हमारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और अगर मान लीजिए कृषि और कृषि पर उद्योग सारे के सारे वहां पर आ जाएं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, एक पूरा योजना लाए थे, PURA, वो पूरा योजना बस वो कूड़े में ही चले गई उसके बाद। तो ये हम लोग को सभी को सोचना पड़ेगा कि क्या योजनाएं हम बनाते हैं उसको फिर रिवाइव करें। अंतोगत्वा हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिल्क इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर ब्लॉक पे रहेंगी, सप्लाई साइड और डिमांड साइड को हम ब्लॉक पे कनेक्ट कर लेंगे, तो वहां जो लोग बंबई से लौट रहे हैं उनको फिर रोजगार के लिए दोबारा बंबई नहीं भागना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है इस समय ब्रजेश जी, कि लोग बाग कैसे करें। आपकी आवाज कट गई कुछ। नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको, प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो फिर मैं आपसे ये इसलिए कह रहा था कि उसके बाद हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन आया, उसमें भी उत्तर प्रदेश में हम लोग को खुद झांकना पड़ेगा अंदर क्या हो रहा है, क्या गांव में कितने प्रोजेक्ट्स लगे, सर। कितनी अभी चीजें उत्तर वहां पे प्रदेश मौके जैसा पर लगे। राज्य, मैंने अभी आपको डिबेट में आप जुड़ नहीं पाए तो उस वक्त मैंने डेटा बताया कि औसतन 15,000 करोड़ रुपए हमारे पास यूपी में टैक्स कलेक्शन होता है। आप चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आपने बेहतर पता है। इस बार लास्ट मंथ हमारे पास सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए आए हैं। हम कंप्लीट लॉकडाउन में हैं, और उत्तर प्रदेश के जो बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, चाहे नोएडा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, ये सब कंप्लीट शटडाउन में हैं। हमारे पास अब आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के विकल्प कम हैं। हमने क्या करना चाहिए? क्या हमें स्मार्ट लॉकडाउन में जाना चाहिए, या हम जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन है उसी में बढ़ते रहें? पर ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो राजस्व का स्रोत आपने बताया, निश्चित रूप से पूरे देश में स्थिति यही है कि 30% रेवेन्यू से पर कहीं नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल का जो है, एक्साइज का, जो सब चीजों की वजह से कठिनाइयां हैं। लेकिन ये भी संदेश क्या राज्य सरकार में बार बार डिबेट के बाद क्या हो पा रहा है कि हमने अपने जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, हमने कितनी सरकारी बिल्डिंग पोस्टपोन की हैं? क्या वहां आपको तो उनके काम शुरू हो गया है। सरकारी बिल्डिंग तो सरकारी बिल्डिंग्स क्या आज बनानी जरूरी है? क्या वो धनराशि उस सरकारी बिल्डिंग्स में लगाना जरूरी है? क्या उसका निर्माण करना जरूरी है? उसके अलावा उसको डाइवर्ट करके क्या हम कोविड बजट के माध्यम से जिस चीजों के लिए पैसे चाहिए, जिसमें आपके जो किट्स हैं, PPE किट्स हैं, या अन्य चीजों के लिए संसाधन चाहिए, या मान लीजिए इंडस्ट्री के लिए कोई आपको, हम बजटरी एलोकेशन को चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक हम सदन का सत्र ना बुला लें। सर, यू नो इट बेटर कि सदन का सत्र बुलाने, आई नो ब्रजेश जी, सदन का सत्र बनाने में कोई समय नहीं लगता है। अभी 1 महीना में हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा पुनः विनम्र निवेदन है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे ही साथी, हमारे कुलीग चीफ सेक्रेटरी साहब, मैंने उनको अलग से भी लिखा था कि सुझाव ये दे दें मैं कि अलग से कोविड बजट उत्तर प्रदेश पहल करे, और उसके बारे में पहल करके ये जो संसाधनों का जो रिवर्गीकरण करके सामने चीजों को सामने लाएं। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मैं कोई भी चीजों को अगर ग्राउंड स्थिति को देखते हैं, तो अगर वहां कोविड का कोई, ये जो बात उठी थी कि सब मजदूर आज आ रहे हैं जी, अगर यही डिसेंट्रलाइज होता व्यवस्था, तो इसके बारे में इतने दिन तक इंतजार नहीं करना होता। आज जो आदमी बंबई में जिसको कोरोना की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो अब ट्रांसफर करेंगे, या उसी दिन कर देते, शायद पहले दिन जाके अगर यही बसेस पहले लग जाती है, ट्रेन पहले लग जाती है, तो ये विषय विचार नहीं है। लेकिन फिर भी कभी भी अगर जो चीजें हैं, क्योंकि हर आदमी घर की तरफ भागना चाह रहा है, तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। दूसरा मेरा ब्रजेश जी आपसे ये निवेदन है टेलीविजन चैनल्स के भी माध्यम से, कि अब कोरोना के बारे में बहुत चर्चा हो गई। हमें सबको मालूम है कि इसके साथ हमें जीना सीखना होगा जी। ये आज नहीं खत्म होगा, ये दीर्घकालीन है। जब जीना सीखना है तो इसी के साथ जीना। भारत समाचार इकलौता ऐसा चैनल है जो लगातार सिर्फ इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा है कि हम लोगों को के जीवन को आसान कैसे करें। सर, हम कभी हिंदू, मुसलमान, तबलीगी जमात जैसी विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, अच्छी बात है। देखिए, ये मेरा सिर्फ आपसे, आप हमेशा पुराने, हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी भी आपका कार्यप्रणाली देखी है हमेशा। मेरा ये कहना है कि देखिए, इस समय हर एक का खून एक है जी, हर एक का मुंह एक है, हर एक की भूख एक है। तो इसलिए ये, लेकिन मैंने अपने लाइटर वेन में पिछली बार कहा था कि ये समय है जिसमें कि मंदिर, मस्जिद, जकात और इन सब के बाद जो जब धनराशि है, इसको भी प्रदेश में गरीब आदमियों की सेवा के लिए बहुत सीनियर लोग हैं, आप सब मुख्यमंत्री सचिवालय और सरकारें चला चुके हैं,
पर उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम अपने जिलाधिकारियों को, अपने एसएसपीज को, अपने अधीनस्थों को उनके अधिकार एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहते। जिस पावर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आप सिंघल साहब कर रहे हैं, ये जिलाधिकारियों को तय करने दिया जाए ना कि उनके यहाँ लॉकडाउन का स्टेटस क्या रहेगा, उनके यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी नहीं चलेंगी। ये बात दिल्ली में बैठकर कोई कलेक्ट्री कैसे कर सकता है कि रायबरेली में क्या होगा, बागपत में क्या होगा, बलिया में क्या होगा। लखनऊ से बैठकर सीनियर ऑफिसर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बागपत का क्या स्टेटस है और वाराणसी का क्या स्टेटस है, बलिया का क्या स्टेटस है, या बांदा का क्या स्टेटस है, बहराइच का क्या स्टेटस है। सब जगह परिस्थितियां अलग हैं। तो हमने पावर डिसेंट्रलाइज करने के लिए अधिकारों को, जिलाधिकारियों को इस्तेमाल करने के अधिकार देने चाहिए, उन पे है, उनको उनकी पावर एक्सरसाइज करने दीजिए। कृपया लखनऊ और दिल्ली से कलेक्ट्री ना करें। हो सकता है मेरी बात थोड़ा एडवर्स लग रही हो, बट ये हकीकत है। विजय जी देखिए, आपने जो बात कही ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इसमें क्लियर उल्लेख है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा है। सेक्शन 46 से 50 अगर देखें उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है, सेक्शन 34 में कलेक्टर का रोल डिफाइंड है। तो सब लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं अपने काम को, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इसको थोड़ा बहुत स्पष्ट बातें हो जाती हैं और क्लैरिफाई कर दिया जाए तो, क्योंकि हर जगह भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ झुग्गी झोपड़ी एक क्लस्टर अलग हो सकता है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी मेरे पास कुछ और प्रतिष्ठित मेहमान है, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें भी इस डिबेट का हिस्सा बनाऊं। मेरे साथ एसके द्विवेदी साहब हैं, ये नोएडा अथॉरिटी और जीडीए दोनों चला चुके हैं, इनके पास एनसीआर का अच्छा अनुभव है। बहुत शुक्रिया आपका द्विवेदी जी। ये जो एनसीआर का क्षेत्र है ये बहुत ही सर्वाधिक प्रभावित है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये बुलंदशहर का क्लस्टर। और यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ बहुत होती हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ सब काम धाम बंद पड़ा है। आपके पास क्या विचार है कि हमने इसके लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका चैनल बजाय कोरोना की महामारी दिखाने के एक रिफॉर्मेटिव पैनल से डिस्कशन कर रहा है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैंने शुरू में कहा कि इतने सीनियर अफसर मौजूद हैं। और जैसा कि पांडे जी हैं, सिंघल साहब जी हैं, बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि एक ये जो हुआ सब फैलाया गया है, ये माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि ये माइग्रेंट लेबर्स केवल बिल्डिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नहीं हैं, ये और भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करते हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, गुड़गांव में हो, या पंजाब में हो, बटाला में हो, या तमिलनाडु में हो, या बॉम्बे में हो। अगर वो सारे भाग के अपने अपने राज्य में चले आएंगे तो वो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? क्या कभी इस पे विचार हो रहा है? ये एक हवा बन गया कि सारे मजदूरों को उनके गृह जनपद, उनके होम स्टेट में भेज दो। पर सर ये पैनिक क्रिएट हुआ ना, ये राज्य सरकारें और केंद्र इसको एड्रेस नहीं कर पाए। आप ओवरनाइट ये अनाउंस नहीं कर सकते हैं कि रात में 12 बजे से सब बंद। अरे भाई, ये तो सोचो कि मजदूर कहाँ जाएगा, उसको भोजन कहाँ मिलेगा, उसका क्या होगा। एमएसएमई के बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसा कि दीपक सिंघल साहब अभी कह रहे थे नोएडा में, उनकी चिंता ये है कि अगर उनको आज इंडस्ट्री खोलने की भी अनुमति मिल जाए तो उनके पास मैन पावर नहीं है, वो जाएं तो कहाँ जाएं। उनकी समस्या ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री खोल दें, जैसा कि आपने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया से भी बड़ा अगर आप देखेंगे सॉलिडेरिटी के हिसाब से तो इजराइल है, जहां पर इन लोगों ने पूरी तरह से इस भीषण विभीषिका में भी इस चीज़ को कंटेन कर लिया। और आज साउथ कोरिया भी रिवाइव हो गया, और वही स्थिति इजराइल की भी है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम देशवासियों को अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता बताते हुए, जैसा कि लॉकडाउन में कैसे सीखेंगे जब आप लखनऊ और दिल्ली से बैठ कर तय कर रहे हैं कि बलिया, बागपत, बांदा, बहराइच में क्या हो, कैसे टोटल लॉकडाउन की जो स्थिति थी, अगर आप इसको देखेंगे तो मैं तो देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोगों ने इसमें बिना किसी सख्ती के अपनी सुविधानुसार कार्य किया, और सभी लोगों ने इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग किया है, इसीलिए ये लॉकडाउन सफल है। ऑलराइट सर, मैं अमित पुरी जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। पुरी साहब, एज ए बीजेपी लीडर नहीं, मैं आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत जैसे विकासशील देशों के पास अब विकल्प के तौर पर क्या है। हम क्या इस लॉकडाउन की कड़ी को बढ़ाते रहेंगे? भाई 500 केस था तब लॉकडाउन, 35,000 केस है तो भी लॉकडाउन, 17 मई तक अगर ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचा तो फिर क्या करेंगे?
देखिए, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से डॉक्टर अनिल गुप्ता ने एक बात कही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अगर आप रिकलेक्ट करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और यूरोप सर्वाधिक प्रभावित था, और उस समय की इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अंदर जो उनके एनुअल बजट्स थे या जो भी प्रोजेक्शंस थे बजटरी एस्टीमेट्स के, उन्होंने सब उसको उठा करके कोने में रख दिया और कहा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैप और अगले 30 साल के लिए हम प्लानिंग करते हैं। मैं मानता हूं कि आज जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, यानी शहरों से गांव की तरफ लोग गए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों हमको एक अवसर प्रदान कर रहा है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर हम काम करें। जीएसटी के लिए मेरा अल्टरनेटिव सजेशन है, बीजेपी के नाते नहीं, चूंकि आपने ये लिबर्टी दी इसलिए मैं कह रहा हूं, यस प्लीज गो। 3 महीने के लिए जो जीएसटी का कलेक्शन है उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए और उनसे कहिए यूज इट एज कैपिटल, और लेटर ऑन हम उसको फेजेस में चैनलाइज करें। ईपीएफ और पीपीएफ के अंदर जो ब्याज मेकिंग के लिए हम पैसा यूज किए हुए हैं उसे मार्केट लिक्विडिटी के लिए लाऊं। मैं इसके आगे बढ़ करके भी एक थॉट प्रोसेस देता हूं जो मेरा, जैसे क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का आदमी हूं, इकोनॉमिक्स का नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमेट्रिक्स एक ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि साहब ये जो 3% 4% बजटरी डेफिसिट के दायरे में हम चल रहे थे, और वो ठीक है, फिजिकल कंटेंट हमने रखा भी था, लेकिन आज की इस विशेष परिस्थिति के अंदर मैं डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं कंपेयर कर रहा जो 18 से 20% के फिजिकल डेफिसिट के साथ भी रिस्क लेकर के चल रहे, लेकिन फिलहाल आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाएं, मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाएं, और कुछ सीमा तक अगर आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। ये टाइम कोई है। एग्जिट पॉलिसी आपके पास है या आप कोई सजेस्ट करते हैं कि अब हमको लॉकडाउन के कुछ एग्जिट पॉलिसी बनानी पड़ेगी? आप अनंत काल तक नहीं रह सकते। देखिए, मैं ये मानता हूं अमेरिका नहीं रहा तो आप कहां से रह लोगे? मैं मानता हूं कि बजटरी जो आपका इस साल का बजट जनवरी के महीने में आपने पार्लियामेंट से निकाला था, फरवरी तक आते आते वो कोरोना आने के बाद कहीं बैक बर्नर में चला गया है। इस रियलिटी को अगर आज नहीं, सूनर और लेटर आपको इन बजटरी एस्टीमेट्स को पार्लियामेंट और असेंबली सेशंस बुलाए जाएं, बजटरी रीएलोकेशंस पे काम वो बिल्कुल करना पड़ेगा। वो कॉल ऑफ द आवर है, कॉल ऑफ द आवर है। और मुझे लगता है मनरेगा की डेफिनेशन को भी इस कोविड गार्ड्स के कंसेप्ट के अंदर थोड़ा ब्रॉडनेस करते हुए उस रूरल इकोनॉमी के अंदर आपको इस समय बूस्ट करने की जरूरत है। और अभी आप लोग भी कहते थे कि ये मोन्यूमेंटल फेल्योर है और मनरेगा, बट नाउ आप देखिए नहीं, इट्स अ गुड साइन कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिसका आपने रेफरेंस लिया, मैं एक बात कह लूं, नहीं तो वो पॉलिटिकल रियॉट्रिक में चली जाएगी। एक जिला एक उत्पाद जो एग्रीकल्चर के सेक्टर वाली चीज है उसको बड़े पैमाने पे करना है, और ये वो सरकार थी जिसने मनरेगा के बारे में एलोकेशंस को उस तरह नहीं रोका जैसे गोल्डन प्रोजेक्ट, क्वाड्रेंगल प्रोजेक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी के यूपीए 1 यूपीए 2 ने इंस्टॉल कर दिया था। हमें उसके आगे बढ़े, प्रोफेसर पुरी जी मौजूद हैं, जस्ट वेट, ऑल राइट, प्रोफेसर वीके पुरी जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के वो बताते हैं कि अभी हम सिर्फ 80-81 हज़ार टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी साहब कर पाए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग क्वारंटाइन हो, क्या हमको अपनी रणनीति और नंबर ऑफ टेस्ट और टेस्ट की कैपेसिटी को तत्काल इन्हेंस करने की ज़रूरत है? अब हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं। देखिए, कोरोना वायरस का जो ये महामारी है, ये एक तरीके से तृतीय वर्ल्ड वॉर है, और वर्ल्ड वॉर में निपटने के लिए कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस कोरोना की महामारी को रोका जाए। दुर्भाग्यवश इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, केवल इसके बचाव है। बचाव के तरीके जो हम लोग इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और एटिकेट इन कफ, इन चीज़ों को हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करके और सारी जनता को कोऑपरेट करके, इसके लिए हम अपने को कंपेयर करते हैं साउथ कोरिया और इजराइल से। एक तीसरा भी देश मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, न्यूजीलैंड। इन देशों से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको ये लगता है यस ट्रू कि हमारे देश में जो लोगों का सहयोग है, उस सहयोग में कुछ कमी ज़रूर है, और उस कमी की वजह से ये है कि हम उसकी सीरियसनेस या इसकी सर, मैं इसमें एक एडमिशन एक चीज केवल अपनी जोड़ना चाहता हूं। सरकारों ने भी अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। हम जनता से बहुत एक्सपेक्ट करती हैं सरकारें, और मैं मानता हूं कि भारत की जनता महान है, उसने बहुत सहयोग किया है। सरकारों को भी कंप्लीट पॉलिसी के साथ आना चाहिए
ओपन फोरम में बात होना चाहिए। एक नोटिफिकेशन के पीछे 10 आप रिस्ट्रिक्शंस और 10 क्लैरिफिकेशन, इतना कंफ्यूजन है कि आज आप बैठ के हम भी नहीं बता सकते कि क्या खुला और क्या बंद है। अभी मैं डिबेट कर रहा हूं तब तक 3 क्लैरिफिकेशन एमएचए के दोबारा से आ चुके हैं। अब बताओ मैं क्या करूं। देखिए, सरकार की स्थिति जो है वो उन्होंने जो कर सकते थे वो किया और इससे अच्छा हो नहीं सकता था। मैं कहूंगा बड़े समय से सर अच्छे के चांसेस हमेशा ओपन रहते हैं। बड़े समय से सोशल सर अच्छे के चांसेस हमेशा ओपन रहते हैं। आप हमेशा बेहतर का विकल्प खुला हुआ है और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कहीं अच्छा हो रहा है उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि चाइना से जहां पे ये महामारी शुरू हुई है, सबसे पहले तो मुझे उसी से सीखना चाहिए। करेक्ट सर, मैं बीरेन जी को डिबेट में आमंत्रित करता हूं। ऑल राइट सर, मैं बीरेन जी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। बीरेन जी बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश का आज का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है और आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां बन रही हैं? सरकार ने तो कह दिया है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रेन के जरिए वापस लाए जाने का विचार और सहमति बन गई है। बिल्कुल, देखिए आज 1 मई है और मजदूर दिवस है और मजदूर बहुत ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में और दूसरे राज्यों में। सरकार उनके लिए ट्रेन चलाने जा रही है केंद्र सरकार और उसके द्वारा मजदूर विभिन्न राज्यों में भेजे जाएंगे। ये एक बड़ी सूचना है, अच्छी सूचना है। लेकिन ये फैसला लॉकडाउन के तीसरे फैसले के साथ आया है। तो करीब हम 38 दिन बिता चुके हैं लॉकडाउन में। ये निर्णय पहले भी हो सकता था। तो फिलहाल अगर लोग अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि सरकारों को यह अंदाज़ा नहीं था कि मजदूरों को वो इतने दिन खिला पाएंगी, या अचानक से फैसला लेकर सरकार को वक्त देना चाहिए था मजदूरों को अपने घर जाने का। दोनों बातें आती विरोधाभासी रही हैं। तमाम बार सत्ता पक्ष कहता है निर्णय ठीक था, विपक्ष कहता है गलत था। लेकिन यूपी में कोरोना कंट्रोल में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि 5-6 जिले ऐसे जो चिंता का विषय बने हुए हैं, 8 जिले कह लीजिए, जिसमें आगरा सबसे टॉप पर है। दीपक सिंघल साहब जहां बैठे हैं, नोएडा भी है, लखनऊ तो है ही है जहां 200-200 300-300 है, लेकिन आगरा 500 के करीब है। इन जिलों में देखिए विजय शंकर पांडे जी बैठे हैं और गुप्ता जी भी हैं। मैं एक बात ये कहूँगा, ये सारे लोग वो लोग हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, दीपक सिंघल जी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पांडे जी एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, देश के भारत सरकार के सचिव भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं जी, और ईमानदारी के लिए विख्यात रहे हैं। पांडे जी की तो लोग कसम खाते थे, ये भेष बदल कर छापा मारते थे जब जिलों में डीएम थे। इनका अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारें अनुभव की बजाय कैसे काम कर रही है आदमी देखता है। जनता के लिए इनके जो वचन वाक्य हैं, ये जो इनके आज बातें आ रही सामने, ये निश्चित ही जनता के लिए फायदेमंद होगी जी। भारत समाचार के माध्यम से ब्रजेश जी आप ऐसी डिबेट आयोजित करते हैं, देश के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो लोग जिन्होंने 40 साल यहाँ काम किया है, उनका अनुभव स्वाभाविक रूप से बेहतर काम आएगा। हम इस उम्मीद के साथ काम करते हैं। लेकिन एक खुशखबरी और है ब्रजेश जी, आज भारत सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं। थैंक्स गॉड। और 162 रुपया गैस सिलेंडर का दाम घटा है। चलो ये ठीक हुआ। हाँ, जो गैस अभी तक हमको 744 रुपए में मिलती थी घर की, अब वो 581 रुपए में मिलेगी। लेकिन एक और बात है कि जिस पाकिस्तान को भारत का मीडिया कंगाल और दिवालिया बताता है, उसने भी अपने यहाँ शायद पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत घटा दिए हैं, ऐसी सूचना मिली है। अब यह खबर पुष्टि होगी, लेकिन बताया यह जा रहा है पेट्रोल 15 रुपया और डीजल 27 रुपया पाकिस्तान ने घटाया है दाम। अब यहाँ रोना रोए रहे हैं कि भाई दारू बिक नहीं रही है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, पैसा राजस्व आ नहीं रहा है। जब इस देश में आयकर भरने वाले बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए, मोदी जी की नोटबंदी के बाद जीएसटी लगाने से व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए, जीएसटी भरने लगे जी, देश की सरकार का खजाना भरने लगा, करोड़ों करोड़ उपलब्धि हो गई। तो एक महीना में सरकारें चों चों चिल्ला रही हैं।
ऐसा क्या हो गया? अच्छा और सुनिए कि बात ठीक कही आपने वीरेंद्र जी, बात ठीक। कि ये जो ग्रीन जोन है, यहाँ से एक अच्छी खबर यह है कि अब दारू और पान और गुटखा मिलेगा ग्रीन जोन में। हाँ, बस एक शर्त यह है कि 5 जने से ज्यादा इकट्ठा न हो दुकान पे, और दूरी बना के रखो 1.5 2 फीट की। ओके, तो ये थोड़ी सहूलियत हुई है जी। लेकिन लखनऊ उसमें नहीं है, जो महानगर है, जो ज्यादा 200 की संख्या वाले हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, अब लखनऊ मंडल का सिर्फ एक जिला है ब्रिजेश जी जो ग्रीन जोन में है, वो लखीमपुर खीरी है। ओके, और इसके साथ बाराबंकी सबसे निकट का है। तो खीरी चलिए कुछ स्कोप है मतलब बाराबंकी की तरफ, तो लखनऊ के लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे अब। ओके। और इसके अलावा अंबेडकर नगर, महाराजगंज, हाथरस, चंदौली, देवरिया, तो कंक्लूड कर दें वीरेंद्र जी, आज थोड़ा वक्त का अभाव है और काफी तमाम सारे मेहमान जिले भी हैं जी। ब्रिजेश जी, हम लोगों ने जो सरकारें चुनी हैं वो दैवीय आपदा पर देखिए, सरकार तो वेलफेयर स्टेट, संविधान में कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वो काम करेगी। लेकिन जब संख्या बहुत ज़्यादा हो, असीमित हो और खाना पीना लंबा चल रहा हो तो कोई सरकार नहीं खिला पाएगी, हर आदमी जानता है। अब इनके पास पैसा है नहीं, करें क्या जी। तो अब कहा जाता है कि अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हमको संभालने वाला वो विधाता है। हर चीज आवश्यकता आविष्कार की जननी है, चीजें निकलेंगी, बाहर आएंगी जी। लेकिन ये कब तक आएंगी, कैसे होंगी, नौकरियां कितनी जाएंगी, वेतन की कटौतियां हो रही बड़े बड़े कंपनियों में, लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोग भूखों पेट हैं। आज मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया 30 लाख श्रमिकों के खाते में डाला है, यूपी के सीएम ने जी। लेकिन सरकार का खजाना सीमित है, ये बात सही है जी, कंक्लूड फंड करिए सीमित वीरेंद्र है। जी। देखिए कंक्लूड मैं करूंगा जी। लेकिन सच्चाई के साथ करूंगा और सुनिएगा, आनंद आएगा। हाँ। वर्तमान हालात पर भी करूंगा। देश गुप्ता की जी जो काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके कंक्लूड करें। तो चलिए कि मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी, और वो भीख मांगता है कमाई के बाद भी, और रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में, और मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी, और डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, और पान खा के थूकता हूं मैं ऐसी नौकरी के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट के लिए। मैं विजय शंकर पांडे जी का रुख करता हूं। पांडे जी, जो यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इटली, स्पेन, फ्रांस, इन जैसे देशों से जो रिपोर्ट आ रही है, ये 4 मई से लेकर 11 मई के बीच ये लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीओपन करने जा रहे हैं, रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। सबने एक तरीका खोजा हुआ है कि हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करें। भारत जैसे देश के पास जहां साधन बहुत सीमित हों, हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, हमारे पास क्या विकल्प हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोगों को आर्थिक गतिविधियां तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि हम लोग कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। देखिए, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि इसका प्रकोप हमारे देश में नहीं है, किस कारण से नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं है। दूसरी बात एक जो आती है कि टेस्टिंग करिए। देखिए, दुनिया में और सारे रोग जो हम लोगों के देश में हैं उनका हम लोग करते क्या है, जो बीमार पड़ता है उसको टेस्ट करते हैं। जितने भी देश हैं उनमें आपसे बता दूं, हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला है। आप टेस्ट करते करते आपको 50 साल लग जाएंगे जिस रफ्तार से और देश कर रहा है। ये नहीं संभव है। यहाँ पर हम लोगों को ये मानना चाहिए कि भाई जो बीमार पड़े उसको अस्पताल लाइए, उसको दवा करें, बाकी लोगों को छूट दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बच के रहें, सावधानी बरतें, लेकिन अब काम पे लगाइए। बहुत हो गया, अब इससे इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या भारत सरकार ने अगर भयभीत ज्यादा दिन है, जैसा आपने पहले कहा कि अंधी गली है, इससे निकल नहीं पाएंगे। फिर अभी फिलहाल ब्रजेश जी सिर्फ 1 महीने का नुकसान हुआ है, ये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। अगर हम लोग जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी खोल दें तो देश को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये जल्दी धीरे अपनी भरपाई कर लेगा। लेकिन अगर लंबे समय तक लॉकडाउन किया तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। इसलिए तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलने के लिए
घोषणा करनी चाहिए। और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, पहले बताइए, लेकिन अगर आप जब आज कहेंगे कि खोल दिया तो 15-20 दिन तो ऐसे लग जाएगा आपको कुछ मजदूर बुलाने में, सारी व्यवस्था करने में। और लैटरनी गुप्ता जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमको एमएसएमई सेक्टर हो या बड़े उद्योग धंधे हो या अपनी आर्थिक गतिविधियां हो, उन्हें किस प्रकार से संचालित करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ब्रजेश जी, जो ऐसी अभी बात हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलनी चाहिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी उन जगह चले जहां पर कोई केसेस नहीं आए हैं। जब पहली बार मैं आपके डिबेट में आया था, मैंने कहा था आज भी जिले इतने हैं, उस समय करीब 40 के करीब जिले थे जहां पर एक भी केस नहीं था, केसेस बाद में हुए हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें डेफिनेटली स्टार्ट करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा इस बात से मैं थोड़ी असहमति व्यक्त करना चाहूँगा कि कोरोना का डर तो नहीं, डर तो अलग चीज़ है, डर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी सीरियसली लेना है। जब लॉकडाउन के रहते हुए विभिन्न चैनल दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वायलेट कर रहे हैं, किस तरह से सब्जी मंडी में दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से सकरी गलियों में मिल रहे हैं, तो अगर हम पूरा खोल देंगे और सबको कह देंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि उसका पालन होगा। तो ऐसी जगह जहाँ पर अभी इसका उपाय करना है, जैसे रेड जोन है, उसमें अभी खोलने का मेरे हिसाब से अभी कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। आप ग्रीन जोन में करके देख लीजिए, लेकिन ये इतना डायनामिक सिचुएशन है, जो कल ग्रीन जोन होगा वो हो सकता है परसों ऑरेंज जोन हो जाए, और उसके बाद वो रेड जोन में तब्दील हो जाए। एक अचानक जो कोरोना वायरस फ्री जिले दिखा रहे थे चैनल्स पे, वहां पता लगा 7 केसेस 8 केसेस एक दिन में आ प्रयागराज रहे तो हैं। एग्जांपल है, तो जो फ्री जिले थे वो ऐसे हो गए। प्रयागराज का एग्जांपल है, करेक्ट। तो ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है, ये फैल रहा है, और अगर इसका जो प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में हो गया तो ये रुकेगा नहीं। मेरा अभी भी मानना है हर चीज साथ साथ चलेगी, और मैं चाहे टेस्टिंग हो चाहे उनका उपचार हो, और ये भी वास्तविकता है ग्राउंड लेवल पे आपके रिपोर्टर्स बताएंगे, प्राइवेट अस्पताल में कोई जाता है कोई बीमारी के लिए तो वो कैसे ट्रीट हो रहा है। आप ही के चैनल पे, अन्य चैनलों पे देख रहे हैं जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, आगरा का ये दृष्टांत देख लीजिए किस तरह से लोग ट्रीट हो रहे हैं। आज प्रयागराज का कोई कह रहा था कि जो लेबर आई है उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कहीं बंद है वो। तो ये सब आप जी हाँ, सजीव चित्रण चैनल पे दिखाई पड़ रहा है इन चीज़ों का। मेरा ये कहना है सब चीज़ें चलें। देखिए, एक वार की तरह से, वार के बाद, अभी तो वार के बीच में है, अभी वार ख़त्म नहीं हुई है, इसको उसी तरीके से लेना पड़ेगा। और बहुत सी जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो आपको चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कुछ हो, स्टेट्स को पैसा मिले, और जो उद्योगपति हैं जिनको चला जाए उनको जीएसटी पे मोरेटोरियम हो, उसको वो चाहे कैपिटल में यूज करें, चाहे मैं दीपक सिंघल साहब को भी आमंत्रित करता हूँ। और एक लास्ट बात और ये भी कहूंगा, सिंघल जी, हाँ यस कंप्लीट कर लें। मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि इसके बिना और कोई इसके बिना और कोई तरीका नहीं है। खाली ये कह देना कि इंडस्ट्री चालू कर दें, उसके बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं। लेबर नहीं मिलती है, और लेबर मिलेगी तो उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, फिर वो उसकी मार्केटिंग कहाँ करेगा। ओके, ऑलराइट सर। दीपक सिंघल साहब, देखिए, किसी भी लॉकडाउन की एग्जिट प्रणाली के लिए आपके पास बेहतर डेटा एनालिसिस होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, विश्लेषकों की राय होनी चाहिए, फिर एक वृहद कार्य योजना होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि लॉकडाउन में जाना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन उससे बाहर आना है। क्या इस तरह के किसी डेटा पर, किसी एनालिसिस पर, एक्सपर्ट्स की राय पर हमको कोई एक बृहद कार्य योजना हमको मतलब सरकार ने बनानी चाहिए? विजय जी, देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत इश्यूज के बेस पे कहूँगा। नंबर 1, मैं अनिल गुप्ता साहब के इस मत से सहमत हूँ कि हमको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ लॉकडाउन खोलना चाहिए। जो मेहनत अभी तक हुई है वो खराब ना हो, और ये बिल्कुल तय है कि ये जब तक इसकी बीमारी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक कि सोशल डिस्टेंसिंग और इसके इन्फेक्शन को चेक करने के अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका मेडिकल कोई इलाज तो है नहीं। लेकिन साथ में ये भी तय बिल्कुल करना चाहिए कि कोरोना से डरो ना। मतलब ये आपके साथ में ये करना पड़ेगा कि मन में, क्योंकि इसकी इंडिया के अगर आप एक डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसे कहते हैं केस फर्टिलिटी रेट, CSR जो कहलाता है। इंडिया का CSR जो है इट इज अराउंड 2.8.3%,
ब्राजील में 15% है। तो जैसे हमारे सीनियर कुलीग विजय शंकर पांडे साहब कह रहे थे कि यहाँ हमारे जो भी कारण हो उसकी वजह से हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, या जो भी हमारे कोई इंजेक्शन बीसीजी के बचपन में लगे हैं, इसका जो इम्पैक्ट मोर्टेलिटी पे आ रहा है वो कम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आप आज इंडिया में बीसीजी का टेस्ट करा दें तो कम से कम 20% लोगों को टीबी निकल आएगी। तो टेस्टिंग का ये इतना वाइड टेस्टिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जहां तक इकोनॉमी का प्रश्न है, मैं 2-3 और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और हम कहते हैं रेवेन्यू जो फॉल हो रहा है, तो जितना रेवेन्यू मेरे पास है उसको मैं कहाँ यूज करूँ ये तो सोच लीजिए ना। करेक्ट, चलिए आई डू एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री। तो उसको किधर को मैं ये तो नहीं, मेरे पास रेवेन्यू कम है तो मैं उसको फिर सड़कों पे लगाता फिरूं, मैं उस रेवेन्यू को किसी और जगह लगाता फिरूं, मैं जान पे लगाऊं उस रेवेन्यू को अस्पताल में लगाऊं, या मैं उसको सड़कों पे लगाऊं, या मैं उस रेवेन्यू से डैम बनवाऊं, या तो इसके जितना भी रेवेन्यू उसको ऑप्टिमाइज करिए, कहाँ पे लगाना है उस रेवेन्यू की बात करना है। तीसरा विषय मैं आपके साथ रख रहा हूँ कि इस समय मौका है स्वराज और चलो गांव की ओर, और इस पे ये मौका इसको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हमको ये भी देखना है कि चाइना से जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वो उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है, उनको आने से जब तक धरती पे उतरे, चाहे आपके हाईवेज हो या आपका फ्राइट कॉरिडोर हो या आपके पोर्ट्स हो ना, ये इतने अपग्रेडेड नहीं है कि आप चाइना से compete कर पाए। आई एम सॉरी टू से, बट जो सच है उससे सामना करना है हमें। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे छोटी सी बात विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी चीज यहाँ आए, पहले जो मेरा शरीर है, पहले जो हमारी वास्तविकता है, ग्राउंड में जो लोग खड़े हैं आज नोएडा के 11,000 इंडस्ट्रीज खड़े हैं, वो बचे या चाइनीज नई इंडस्ट्रीज यहाँ हैं जो है वो बचा लो भाई। ये बातें पहले अपना वो तो बचा लो, अपना घर तो बचा लो, पड़ोसी ना ले उड़े। तो इसलिए पहले आप अपने जो लोग हैं उनकी समस्याओं को वेरी बोल्ड ऑफिसर आपके तो मैं ये सीधा बात कह रहा हूँ, जो चीज है अपने घर की रक्षा करो। और जो लोग वहां पहुंचे गांव में, उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ स्वराज का मॉडल करके हम लोग बना भी रहे हैं 2-4 ब्लॉक्स के लिए। एक ब्लॉक आप उसको शेयर करिएगा, मैं उसको लोगों के साथ चर्चा भी। मेरा सिर्फ आपसे आखिरी विनम्र निवेदन ये है कि हमारी जो टेलीविजन चैनल्स पे भी अब थोड़ी चर्चा जैसे आपने की है, अब ये कर बढ़ रहा है, अभी सर मैं अपनी तो गारंटी ले सकता, बाकी की तो गारंटी आप कैसे ले सकता हूँ? नहीं गारंटी नहीं, मेरा सिर्फ ये है, देखिए आप भी आपकी कमराडरी है, सब लोग मिलके कि भाई इतना बढ़ गया, घट गया, कोरोना ये हो गया वो हो गया। ओके ऑलराइट, द्विवेदी जी व्हाट्स योर सजेशन? हमको इकोनॉमी रीस्टार्ट, रीओपन फेज वाइज करनी चाहिए या कैसे करना चाहिए? हमारे पास क्या विकल्प है? ब्रजेश जी देखिए, बड़े अनुभवी लोगों ने अभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई, मैं उसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, मजदूर और किसान 2 लोग मिलके हमारी मेजर इकोनॉमी का पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका वेलफेयर आज़ादी के बाद से आज तक नहीं सोचा गया, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन यहीं बगल में बांग्लादेश का मॉडल है ग्रामीण बैंक का, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके प्रोफेसर यूनुस ने काम किया था। अगर उसको ग्राउंड लेवल पे हम ले आएँ तो आधे मजदूरों की, आधे किसानों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, कोऑपरेटिव बैंक बेईमानी का अड्डा है सर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ का अलग मॉडल है कोऑपरेटिव बैंक। यही बात मैं कह रहा हूँ, इसको डिसेंट्रलाइज करके डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, न कि टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। राजीव गांधी के टाइम में ये फेल्योर इसलिए हुआ था, उस पर बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि वो डिमांड ड्रिवन नहीं था, वो टारगेट ओरिएंटेड था। हमें 100 सहायता समूह बनाने हैं, तो उसमें निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई। दीपक सिंघल जी की ये बात में दम है कि जो घर तो बचा लो भाई। बिल्कुल, आपने चाइना की इंडस्ट्री लाना है, ओके वेरी गुड, वो जब अपना घर स्ट्रेटजी बना लो, अपने घर में आग लगी पहले वो तो बुझाओ, अपने आप आ जाएंगी जी। और इसलिए आवश्यक ये है, दूसरा ये है कि हमें सेंस ऑफ नेशनलिटी अभी भी जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं पैरामेडिक स्टाफ पे, कहीं सिक्योरिटी स्टाफ पे हमले हो रहे हैं, और अभी भी लोग जो है उतने जागरूक नहीं हैं। जैसा कि अनिल गुप्ता साहब कह रहे थे कि हमें इसको बहुत सेंसिटिव, हमने अपने देश का माहौल थोड़ा सा और एकता और भाईचारे के साथ, इसी बात को मैं कह रहा हूं। और इसका उदाहरण, हम बीमार से लड़ें, इजराइल है। हम बीमारी से लड़ें, बीमार से ना लड़ें। बिल्कुल, हमने ये भी सोचना है। इसका उदाहरण इजराइल है, जहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन
कोई भी क्राइसिस आ जाए तो सभी लोग एक हैं, और आज उन्होंने दिखा दिया। आपको उदाहरण देता हूं यहीं पे छोटा सा, जी। भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा स्थान है जहां पर पहला केस कोरोना का रिपोर्ट हुआ था, और भीलवाड़ा का स्थानीय प्रशासन लोगों के सहयोग से मिल करके उन्होंने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया। यहाँ तो ताजी सब्जी खानी है सुबह ना, तो अब मार्केट उसमें जाना है। यहाँ का तो डायनामिक्स ही अलग है सर, मैंने क्या बताना, आप लोग तो यूपी को मुझसे आरोप बेहतर- प्रत्यारोप लगने लगे कि और साहब लठिया वो समित केंद्र पूरी ने कर साहब, दिया, कोई हम प्रदेश अपनी ने कर इकोनॉमी दिया। को मैं रीस्टार्ट उस पर मत जाइए या रीओपन Yes. कैसे करें, फेज इन अप्रोच होनी चाहिए, या हमने अभी जिस मॉडल पे हैं उन्हीं पे चुपचाप रहना नहीं नहीं, हमें फेज्ड अप्रोच में जाना है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार Yes, करना अमित पुरी पड़ेगा, जी। रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए- अमित पुरी जी गो अहेड। देखिए, मैं इस बॉटम लाइन से स्टार्ट करता हूं कि पैर का भ्रमण तो आप रोक सकते हैं, लेकिन पेट का भ्रमण कभी दुनिया में रुकता नहीं। और पेट में एग्रीकल्चर भी है, वो प्रोडक्ट्स भी हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी है, दोनों तरह की चीजें। और जो हमारा, अब मैंने देखा है पिछले कई दिनों के अंदर, ठीक है आर्गुमेंट्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं हम हर पॉइंट पे हर एक दूसरे से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन गवर्नमेंट ने रूरल इकोनॉमी के लिए हो, चाहे लिक्विडिटी के मामले में हो, या 50,000 करोड़ अभी जो म्यूचुअल फंड्स के मामले में है, जिसमें 9,000 करोड़ अभी विड्रॉल बैंक से हुआ है, तमाम तरह के फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट होते हैं, वो डिबेट का ही एक कल्चर है, वो होते भी है, होने भी चाहिए, एक स्वस्थ समाज ऐसे ही बहस करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि फॉरेन रिजर्व्स का, गोल्ड रिजर्व्स का आपके पास जो स्थिति आज की तारीख में है, और जो डॉलर की पोजीशन आपके पास है, उसको लेकर हम इस रिस्क जोन में जा सकते हैं, और गवर्नमेंट उस दिशा में आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, इंडस्ट्री के बारे में एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, कोई हो सकता है उससे डिसएग्री करे। एक इंडस्ट्री जब आप स्टैब्लिश करते हैं तो उसके एन नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो सारे के सारे ग्रीन जोन में ही आपको मिल जाएंगे, कोई ऑरेंज में होगा, कोई रेड जोन में होगा। तो इतनी ह्यू एंड क्राई एक महीने के अंदर इकोनॉमी 360 डिग्री पे चलती है, ऐसा थोड़ी कि रायबरेली में बिल्कुल चलेगी और चलती है, हरदोई में बंद रहेगी। मानता हूं, लेकिन आपने इतनी सबने ह्यू खोलना एंड है। क्राई की स्थिति There नहीं is है। no red zone, there is no आज green की zone, तारीख, there is no आज की orange तारीख, zone in economy। आज की तारीख में आम आदमी के पेट के लिए, और आप भी इतनी रिपोर्टिंग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कहीं पर भूख की ऐसी स्थिति कि अन्न खत्म हो गया हो, इस कीवी नहीं मिल रही होगी, अमरूद मिल रहा है। पुरी साहब, अब कीवी वालों मैं की आपने परेशानी अनुभव में जानना जानता चाहता हूं। हूं कि सर हमको हेल्थ के क्षेत्र में और क्या एफर्ट करने चाहिए कि हम इस वायरस के फैलते संक्रमण पर कंट्रोल कर पाएं। प्रोफेसर पुरी। हेल्थ के क्षेत्र में तो मैं समझता हूं कि इस मर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि ये नया नया मर्स आया है, रोग आया है जी। और इतनी जानकारी है कि बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इसके आउटकम है, और इसलिए इसके ऊपर वैक्सीन ही इसका इलाज है। जितनी जल्दी वैक्सीन बन जाएगी सर उतनी उसमें तो जल्दी साल ये डेढ़ कंट्रोल साल हो लग सकता जाएगा। है अभी वैक्सीन जब में। तक वैक्सीन नहीं बनती है, साल डेढ़ साल लग सकता है। तो ये सेकंड वेव और थर्ड वेव भी 1918 में आई थी स्पेनिश में फ्लू की, तो सेकंड वेव थर्ड वेव भी आती है। इस मर्ज से लड़ने के लिए बड़ी लंबी हमें लड़ाई रेडी है। रहना चाहिए सर। इसका कोई शॉर्टकट मुझे नहीं नजर आता है कि शॉर्टकट म्यूटेट भी कर रहा है हमें वायरस, ready वो भी रहना कहीं ध्यान में रखा पड़ेगा। ऑलराइट सर, मैं आप vaccination सबका के बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। विजय शंकर पांडे जी, दीपक सिंघल जी, अनिल गुप्ता जी, प्रोफेसर पुरी, एसके द्विवेदी साहब और अमित पुरी जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सब इतने महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए आज शाम आप सबने वक्त निकाला। उम्मीद है कि आज हमारे विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकारें इस पर कुछ अमल करेंगी, क्योंकि लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को संपूर्ण तरीके से बंद रखना विकल्प नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम ऐसी सीमित संसाधन वाले इकोनॉमी हैं कि हम बहुत लंबे समय तक अपनी इकोनॉमी को होल्ड नहीं कर सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। आर्थिक गतिविधियों ने हमें चलाना चाहिए। दुनिया के दूसरे मुल्क जो बेहतर तरीके से अपने यहाँ लॉकडाउन को, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया, हमें भी उस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।